हेलो, नमस्कार दोस्तों। ज्ञानम ऑनलाइन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं मुरलीधर शास्त्री आपके लिए हिंदी व्याकरण की कक्षाएं लेकर के आया हूं और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वह है व्याकरण। आज हम व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। सर्वप्रथम ये समझना जरूरी है कि व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण का प्रयोजन क्या है, व्याकरण का उद्देश्य क्या है, व्याकरण की क्या आवश्यकता है जो व्याकरण को पढ़ा जाए, व्याकरण को क्यों पढ़े, इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम देखते हैं हम कि व्याकरण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। व्याकरण की उत्पत्ति वेदों से मानी जाती है, क्योंकि व्याकरण को ये क्या माना गया है, वेदांग माना गया है। व्याकरण को क्या माना गया है, वेदांग। वेदांगों की संख्या 6 मानी गई है। कितनी मानी गई है, 6 बताई गई है। और ये 6 वेदांग है। इन 6 वेदांग में एक वेदांग है व्याकरण। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण तथा छंद। देखिए दोस्तों, वेदों के छंद बताए गए हैं और 6 अंगों में जो सबसे प्रमुख अंग है वो व्याकरण माना गया है। क्योंकि व्याकरण को ही सबसे प्रमुख अंग क्यों माना गया है, क्योंकि व्याकरण को किसकी संज्ञा दी गई है, मुख की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर के समस्त अंगों में सबसे सर्वोपरि जो मुख के अंग होता है वो क्या होता है, मुख। उसी प्रकार व्याकरण भी इन 6 अंगों में सबसे प्रधान अंग है। और व्याकरण को क्या बताया गया है, मुख बताया गया है। और कहा भी गया है कि व्याकरणम मुखम स्मृतम, व्याकरणम मुखम स्मृतम। अर्थात वेदों में व्याकरण को क्या बताया गया है, मुख बताया गया है। अब मुख की संज्ञा व्याकरण को दी गई है, तो व्याकरण को मुख क्यों बताया, इसका भी एक कारण है। देखिए दोस्तों, क्योंकि व्यक्ति की जब पहचान करते हैं तो उस व्यक्ति की पहचान करने के लिए सर्वप्रथम हम क्या देखते हैं, मुख। जैसे कहीं मेले में या भीड़ में कोई व्यक्ति हो और किसी व्यक्ति को हमारे को पहचानना है, तो उस व्यक्ति की पहचान करने के लिए उस व्यक्ति का चेहरा देखना नितांत जरूरी है। और जब तक व्यक्ति का मुख दिखाई नहीं देगा तब तक उसके नाम का निर्धारण हम नहीं कर सकते। उसका मुख देखने के बाद में हम कह सकते हैं कि ये अमुक नाम का व्यक्ति है। उसी प्रकार भाषा को समझने के लिए व्याकरण का जानना नितांत जरूरी है। क्योंकि भाषा को समझने के लिए किसको जानना जरूरी है, व्याकरण को जानना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि व्याकरण क्या माना गया है, मुख माना गया है। जब तक हमारे को व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारे को भाषा समझ में नहीं आएगी। भाषा को समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान जरूरी है। अतः व्याकरण को क्या बताया गया है, मुख बताया गया है। व्याकरणम मुखम स्मृतम। ये तो हुई वेदों में व्याकरण के जो महत्व है वो बताया गया है कि वेदांगों में भी व्याकरण को प्रधान अंग माना गया है। तो वेदांग में व्याकरण को प्रमुख अंग माना गया है। वेदांगों में व्याकरण को कौन सा अंग माना गया है, प्रमुख अंग। अर्थात वेदांगों में जो सबसे प्रमुख अंग है वो कौन सा है, व्याकरण है। और कहा भी गया है कि व्याकरण मुखम स्मृतम। ये तो हुआ व्याकरण का इतिहास कि व्याकरण कहाँ से निकला है, वेदों से ही व्याकरण का प्रादुर्भाव हुआ है। अब देखते हैं दोस्तों कि व्याकरण शब्द कैसे बना है। व्याकरण शब्द
कैसे बना है? क्योंकि व्याकरण शब्द का शाब्दिक विच्छेद क्या होता है? तो व्याकरण शब्द का जो शाब्दिक विच्छेद है, शाब्दिक विच्छेद, विच्छेद, देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने संधि विच्छेद नहीं किया है, केवल क्या किया है? शाब्दिक विच्छेद अर्थात शब्दों का विच्छेद। तो शब्दों के विच्छेद में आता है कि वी उपसर्ग है और आ उपसर्ग है और करण एक शब्द है। इन शब्दों से मिलकर के क्या कौन सा शब्द बनता है? व्याकरण शब्द बनता है। वी एक क्या है? उपसर्ग है और आ भी क्या है? उपसर्ग है और करण, ठीक है। वी धन आ धन करण से मिलकर के क्या बना है? व्याकरण। ये तो व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद है। व्याकरण शब्द में अगर संधि की बात करते हैं तो व्याकरण शब्द में कौन सी संधि होगी? यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। व्याकरण शब्द में कौन सी संधि है दोस्तों? यण संधि है। ये इसका शाब्दिक विच्छेद है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं इसी क्रम में। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण का क्या अर्थ होता है? तो व्याकरण का जो अर्थ होता है वह है आपका व्याकरण का अर्थ शाब्दिक अर्थ। शब्दों के आधार पर व्याकरण का क्या अर्थ होगा? तो व्याकरण का अर्थ होता है भली भांति समझना या भली प्रकार से जानना। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भली प्रकार से समझना या भली प्रकार से जानना। अर्थात शब्दों को, वर्णों को, वाक्य का अच्छी प्रकार से जो बोध होता है वो किस ग्रंथ के माध्यम से होता है? व्याकरण के माध्यम से होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह ग्रंथ जो शब्दों को उचित प्रकार से या भली भांति प्रकार से समझाता है उस ग्रंथ को ही हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण की परिभाषा की बात करते हैं हम दोस्तों। तो व्याकरण एक क्या है? व्याकरण एक क्या है? व्याकरण एक विधा है। व्याकरण एक क्या है? विधा है। व्याकरण एक रचना है। व्याकरण एक कृति है। व्याकरण एक संस्करण है और व्याकरण एक क्या है? पुस्तक है। व्याकरण एक क्या है? पुस्तक है। देखिए दोस्तों, क्योंकि व्याकरण का प्रादुर्भाव वेदों से हुआ है और वेद संस्कृत भाषा में है, तो संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है और इसी क्रम में संस्कृत की व्याकरण भी सबसे प्राचीन व्याकरण मानी जाती है। तो संस्कृत की जो व्याकरण है उसके आदि आचार्य पाणिनि जी है और पाणिनि के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया वह भी व्याकरण ग्रंथ है और उसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी एक व्याकरण ग्रंथ है। तो पाणिनि के द्वारा व्याकरण की क्या परिभाषा दी गई है, यहाँ पर हम देखते हैं कि पाणिनि के द्वारा व्याकरण की क्या परिभाषा है। तो आचार्य पाणिनि के द्वारा व्याकरण की परिभाषा देखिए, इनके द्वारा बताया गया है और इनके द्वारा जो ग्रंथ रचा गया है उसका नाम है अष्टाध्यायी। पाणिनि का एक ग्रंथ है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसका ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है ये? व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, अष्टाध्यायी में पाणिनि ने व्याकरण की क्या परिभाषा बताई गई है कि व्याक्रियन्ते उत्पादन्ते शब्दाः अनेनेति व्याकरणम। देखिए दोस्तों, व्याक्रियन्ते उत्पादन्ते शब्दाः अनेनेति व्याकरणम, अर्थात व्याक्रियन्ते
उत्पादन्ते शब्दाः, अर्थात वह ग्रंथ, वह शास्त्र, वह रचना, वह कृति जो शुद्ध शब्दों का क्या करती है, विवेचन करती है। वह ग्रंथ जो शुद्ध शब्दों का विवेचन करता है उसी को ही क्या कहा जाता है, व्याकरण कहा जाता है। जिस शास्त्र के द्वारा शुद्ध शब्दों का विवेचन किया जाता है उस शास्त्र को क्या कहा जाता है, व्याकरण कहा जाता है। और देखिए दोस्तों, क्योंकि व्याकरण के द्वारा शुद्ध शब्दों का विवेचन का मतलब है यहाँ पर शब्दों का शुद्ध उच्चारण, शब्दों का शुद्ध लेखन और शब्दों का शुद्ध प्रयोग करना। अशुद्ध उच्चारण के कारण शब्दों के अर्थ का क्या हो जाता है, अनर्थ हो जाता है। लेखन के कारण भी पाठक समुचित ज्ञान को प्राप्त न करके अनुचित अर्थ का बोध कर लेता है, जिससे रसिक जनों को या पाठक को सम्यक ज्ञान का बोध नहीं हो पाता है। शब्दों का प्रयोग हम जब भी करें तो उचित प्रयोग से करें, अनुचित प्रयोग करने पर भी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इस प्रकार से अनर्थ से बचने के लिए हम व्याकरण का प्रयोग करते हैं। तो व्याकरण 3 चीजों पर जोर देता है। सबसे पहले क्या, कौन सी है कि शब्दों का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन तथा शुद्ध प्रयोग। ठीक है, व्याकरण क्या बताता है, शब्दों का शुद्ध उच्चारण कराना, शब्दों का शुद्ध लेखन और शब्दों का शुद्ध प्रयोग किस शास्त्र के द्वारा बताया जाता है, व्याकरण के द्वारा। तो अतः व्याकरण की क्या परिभाषा हो जाएगी, वह शास्त्र जो शुद्ध शब्दों का विवेचन अर्थात ज्ञान कराता है वह व्याकरण कहलाता है। या फिर इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जिस शास्त्र के द्वारा शुद्ध शब्दों का बोध होता है वो शास्त्र क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। यहाँ पर शब्दों की ज्ञान अर्थात विवेचन का मतलब है शब्दों का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग से है। ठीक है, व्याकरण के 3 प्रयोजन बताए गए हैं, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग करना। ये किसके द्वारा है, आचार्य पाणिनि के द्वारा परिभाषाएं बताई गई है संस्कृत व्याकरण में। इसी क्रम में संस्कृत व्याकरण के एक आचार्य हैं पतंजलि, और पतंजलि के द्वारा भी परिभाषा दी गई है कि लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम। आचार्य पतंजलि के द्वारा देखिए दोस्तों, आप इसको नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, पाणिनि जी की परिभाषा हमने देख ली अष्टाध्यायी के अनुसार। अब पतंजलि के द्वारा जो ग्रंथ रचा गया है उसका नाम है महाभाष्य, और महाभाष्य के अंतर्गत पतंजलि ने भी व्याकरण की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा, आचार्य पतंजलि। आचार्य पतंजलि के द्वारा व्याकरण की परिभाषा क्या बताई गई है कि लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम। अर्थात देखिए दोस्तों, इसका अर्थ देखिए, लक्ष्य, लक्ष्य का अर्थ यहाँ पर है उदाहरण से, किससे है, उदाहरण से, और लक्षण का अर्थ यहाँ पर किससे है, सूत्र से है।
सूत्र का मतलब क्या होता है? नियम होता है, नियम। वह शास्त्र जो सूत्र व उदाहरणों के द्वारा शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करता है या शब्दों को स्पष्टार्थ करता है, ऐसे ही ग्रंथ को क्या कहा जाता है? व्याकरण कहा जाता है। जिस शास्त्र के द्वारा या जिस शास्त्र में सूत्र व उदाहरणों के द्वारा शब्दों का अर्थ स्पष्ट किया जाता है, उसी को व्याकरण कहा जाता है। तो सूत्र व उदाहरण के द्वारा शब्दों का स्पष्टार्थ ठीक है। सूत्र व उदाहरणों के द्वारा शब्दों का स्पष्टार्थ करने वाला ग्रंथ क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? पतंजलि के द्वारा। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि वह रचना या वह ग्रंथ जो शब्दों के शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है या बोध कराता है, उस ग्रंथ को हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण की परिभाषा क्या हो जाएगी कि वह शास्त्र या ग्रंथ जो शब्दों के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग का ज्ञान या बोध कराता है, वह व्याकरण कहलाता है। देखिए दोस्तों, व्याकरण में 3 चीजों का बोध होता है और शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध प्रयोग पर जो ग्रंथ बल देता है, उसी ग्रंथ को क्या माना गया है? व्याकरण माना गया है। ये किसकी परिभाषा है दोस्तों? व्याकरण की परिभाषा है। ये व्याकरण की परिभाषा हमने देखी है यहाँ पर। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं तो व्याकरण का प्रयोजन सामने निकल करके आता है। व्याकरण का प्रयोजन का मतलब है कि व्याकरण को क्यों पढ़ा जाए, व्याकरण पढ़ने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यहाँ पर बताया गया है कि शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग ही व्याकरण का प्रमुख उद्देश्य है। आचार्य पाणिनि और पतंजलि के द्वारा अलग अलग प्रयोजन बताए गए हैं। तो यहाँ पर हम उसी क्रम में व्याकरणाचार्यों के द्वारा बताए गए व्याकरण के प्रयोजन को देखते हैं। तो सर्वप्रथम व्याकरण का जो प्रयोजन है वो आचार्य पाणिनि के द्वारा क्या बताया गया है, देखते हैं कि व्याकरण का प्रयोजन। व्याकरण का प्रयोजन, ठीक है। व्याकरण का जो प्रयोजन है वह है शब्दानुशासन, शब्दानुशासन, ठीक है दोस्तों। किसके द्वारा? पाणिनि के द्वारा। आचार्य पाणिनि के द्वारा क्या बताया गया है? शब्दानुशासन। शब्दानुशासन का मतलब शब्दों का, अनुशासन का मतलब वही शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, व शुद्ध प्रयोग, ठीक है दोस्तों। आचार्य पाणिनि के द्वारा व्याकरण का प्रयोजन क्या बताया? शब्दानुशासनम, अर्थात शब्दों का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग ही व्याकरण का प्रमुख प्रयोजन है। आचार्य पतंजलि के द्वारा भी बताया गया है। आचार्य पतंजलि के द्वारा व्याकरण का जो उद्देश्य बताया गया है, देखना उसको, रक्षो ऊहागम लाघवा
असंदेहा। आचार्य पतंजलि के द्वारा व्याकरण के 5 प्रयोजन बताए गए हैं। कितने प्रयोजन बताए गए दोस्तों? 5 प्रयोजन बताए गए हैं। उसको देखिए, सबसे पहले बताया रक्षा, दूसरा बताया गया ऊह, तीसरा बताया गया है आगम, और चौथा बताया गया है लघु, और 5वां बताया गया है असंदेह। समझना दोस्तों इसको एक बार, असंदेह। रक्षा का मतलब होता है कि शब्दों के अर्थ की रक्षा करना, शब्द का जो अर्थ है उसी अर्थ को प्रकट करना, अर्थात शब्दों का शुद्ध उच्चारण करके शब्दों के अर्थ की रक्षा करना ही क्या है? व्याकरण का प्रयोजन है। ऊह, ऊह का मतलब होता है तर्क, शब्द सम्यक या अर्थ सम्यक तर्क देना। आगम का मतलब होता है समुचित बोध करना। लघु का मतलब होता है कि व्याकरण में विस्तृत विषय वस्तु को समेटना, अर्थात संक्षिप्तीकरण करना ही व्याकरण का क्या है? उद्देश्य या प्रयोजन है। असंदेह का मतलब होता है कि शंका का समाधान, शंका का समाधान व्याकरण का क्या होता है दोस्तों? प्रयोजन होता है। तो आचार्य पतंजलि के द्वारा 5 प्रयोजन बताए गए हैं, रक्षा, ऊह, आगम, लघु, असंदेह। अब यहाँ पर व्याकरण के जो प्रमुख प्रयोजन है वो है शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग। एक कहानी के माध्यम से भी आपको बताया जा रहा है, क्योंकि व्याकरण को क्यों पढ़े, क्या आवश्यकता पड़ गई कि व्याकरण को हम पढ़ें? बिना व्याकरण को भाषा नहीं सीख सकते। तो हाँ दोस्तों, बिना व्याकरण के हम भाषा को नहीं सीख सकते, क्योंकि भाषा एक जटिल है और भाषा को सरल बनाने के लिए, सरल तरीके से समझने के लिए व्याकरण को जानना नितांत आवश्यक है, क्योंकि भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध प्रयोग, शुद्ध लेखन केवल व्याकरण के द्वारा ही किया जा सकता है। और यहाँ पर देखिए कि एक पिता है, वो अपने पुत्र को पढ़ाता है और वो पुत्र बार बार पढ़ाने पर भी नहीं पढ़ता है। पिताजी बार बार कहते हैं, हे पुत्र तू पढ़ ले, पढ़ ले, परंतु वो पुत्र इतना नालायक है जो नहीं पढ़ता है। पिताजी हर जतन कर लेते हैं, हार जाते हैं, और अंत में वह एक श्लोक के माध्यम से अपने भावों को प्रकट करते हैं और अपने पुत्र से कहते हैं, यद्यपि बहुमादितम तथापि पटपुत्र व्याकरणम स्वजन स्वजन मा भूतः सकलम सकलम सकृत सकृत। इसका देखिए दोस्तों, यहाँ पर उस पिता के द्वारा अपने पुत्र को ज्ञान दिया गया और बताया गया कि यद्यपि बहुमादितम, हे पुत्र भले ही तू ज्यादा मत पढ़, फिर भी क्या कर, पसीना आ रहा है दोस्तों, ठीक है। यद्यपि बहुमादितम तथापि पटपुत्र व्याकरणम स्वजन स्वजन माभूत सकलम सकलम सकृत सकृत। तो वह पिता अपने पुत्र से कहता है, हे पुत्र भले ही तू ज्यादा मत पढ़, तथापि पटपुत्र व्याकरणम, फिर भी तू व्याकरण को अवश्य ही पढ़ ले। क्यों? क्योंकि स्वजन स्वजन, शब्दों के अर्थ को समझना दोस्तों। स्वजन स्वजन माँ भूतः, स्वजन शब्द अलग है और स्वजन शब्द अलग है। सुनने में शब्द एक जैसे लगते हैं, परंतु अर्थ दोनों का अलग अलग है। व्याकरण के ज्ञान के अभाव में शब्दों का शुद्ध उच्चारण न होने के कारण अर्थ का क्या हो जाता है? अनर्थ हो जाता है। हम बहुत सारे शब्द होते हैं, उनका शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं, और सुनने वाला श्रोता यदि विद्वान होता है तो उस अर्थ का क्या ग्रहण कर लेता है? वो अनर्थ ग्रहण कर लेता है। कभी कभी स्थितियां ऐसी प्रतिकूल भी बन जाती है कि हमारे को अपना सिर बचाना मुश्किल हो जाता है, जूते पड़ने की नौबत भी आ जाती है। तो इस कंडीशन से बचने के लिए हमारे को व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि भविष्य में जीवन में कभी भी ऐसी दुर्गति हमारी ना हो। इस दुर्गति से बचने के लिए ही हमारे को व्याकरण पढ़ना आवश्यक है। तो यद्यपि बहुमादितम तथापि पटपुत्र व्याकरणम, तो यहाँ पर शब्दों का देखिए आप चमत्कार, शब्दों का क्या है? चमत्कार। देखिए यहाँ पर स्वजन एक शब्द है, स्वजन,
और दूसरा शब्द है स्वजन। स्वजन स्वजन महाभूतः। साकृत साकृत, एक शब्द है साकृत और दूसरा शब्द है साकृत। सॉरी दोस्तों, सकल, एक शब्द है सकल और साकृत और साकृत। सुनने में ये शब्द समान नजर आते हैं, परंतु इनका अर्थ क्या है? भिन्न भिन्न है। इनका अर्थ क्या है? भिन्न भिन्न है। तो जिस व्यक्ति को व्याकरण का ज्ञान नहीं है वो लगभग इनको समान ही बोलेगा और अर्थ भी अलग अलग निकलेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्वजन का अर्थ होता है परिजन। परिजन का मतलब होता है परिवार के लोग, परिवार के सदस्य। स्वजन का अर्थ क्या होता है? परिवार के सदस्य। और इस स्वजन का अर्थ क्या होता है? कुत्ता या श्वान। स्वजन स्वजन महाभूत। अपने परिजनों को तुम कुत्ता मत बनाओ। सकल सकल, इस सकल का अर्थ होता है संपूर्ण या सब। और इस सकल का मतलब होता है एक खंड या भाग। संपूर्ण और इस सकल का अर्थ होगा एक खंड या भाग। अगला आता है सकृत। सकृत का अर्थ होता है एक बार और इस सकृत का मतलब होता है विष्ठा। विष्ठा का मतलब होता है गोबर। देखिए दोस्तों, अब जिस व्यक्ति को व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो क्या वो शब्दों का शुद्ध उच्चारण कर पाएगा? अब शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाएगा तो यहाँ पर अर्थ का क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा। अपने परिजनों को क्या बोलेगा? अपने परिजनों को क्या बोलेगा? श्वान बोलेगा। सकल संपूर्ण को क्या बोलेगा? एक खंड बोलेगा। तो वाक्य में जो अर्थ निकलता है उस अर्थ का क्या कर देगा? वो अनर्थ कर देगा। इस अनर्थ से बचने के लिए ही व्याकरण को पढ़ना नितांत आवश्यक है। ये व्याकरण का प्रयोजन है। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और व्याकरण के अंग। तो व्याकरण के कौन कौन से अंग बताए गए हैं? तो व्याकरण के अंगों की जब हम बात करते हैं तो व्याकरण के 3 अंग बताए गए हैं। कितने अंग बताए गए दोस्तों? 3 अंग बताए गए। तो आपका टॉपिक है व्याकरण के अंग। और व्याकरण के अंग है 3 अंग है। वर्ण, नंबर 2 शब्द और नंबर 3 वाक्य। संपूर्ण व्याकरण के अंतर्गत इन 3 अंगों पर हम चर्चा करते हैं, क्योंकि व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है। और जो सबसे पहला जो अंग है वह है वर्ण। क्या है? वर्ण, जो कि सबसे छोटा माना जाता है। ठीक है। दूसरे नंबर का है शब्द। शब्द भी व्याकरण का अंग है। और तीसरे नंबर का है वाक्य, या यूं कहो क्योंकि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है और वर्णों से ही क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। और शब्दों से ही क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। तो वाक्य बड़ा है और वाक्य से छोटा क्या है? शब्द। और शब्द से छोटा क्या है? वर्ण। वर्ण से बड़ा क्या है? शब्द। और शब्द से बड़ा क्या है? वाक्य। तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी मानी जाएगी? वाक्य। और भाषा की सबसे छोटी इकाई किसके माना जाता है? वर्ण को। तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? सबसे छोटी इकाई। और भाषा की सबसे बड़ी इकाई किसको माना जाएगा? वाक्य को। तो ध्यान में देना यहाँ पर दोस्तों
क्योंकि व्याकरण के कितने अंग है? 3 अंग है, वर्ण, शब्द और वाक्य। इसी क्रम में हम संपूर्ण व्याकरण को 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक आता है आपका वर्ण विचार है। वर्णों की संज्ञा, वर्णों की उत्पत्ति, वर्णों के निर्माण में किस प्रकार से वर्णों का वर्गीकरण किया गया है, इसका बोध आपको किसके अंतर्गत मिलता है? वर्ण विचार में। दूसरा आता है आपका शब्द विचार। शब्दों की उत्पत्ति, शब्द कितने प्रकार के, शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, इससे संबंधित जानकारी हमारे को किस टॉपिक के अंदर मिलेगी? शब्द विचार के अंतर्गत। और वाक्य के अंतर्गत वाक्य के प्रयोग, वाक्यों के भेद और वाक्यों के प्रकृति के बारे में हम जो पढ़ते हैं वो कौन से टॉपिक में पढ़ेंगे? वाक्य विचार के अंतर्गत। इस प्रकार से भाषा के 3 अंग है और इन 3 अंगों में ही संपूर्ण व्याकरण समाहित है। इन 3 अंगों में ही संपूर्ण व्याकरण को क्या कर दिया गया है? समाहित कर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, अगर प्रश्न पूछा जाए कि व्याकरण के अंग होते हैं तो व्याकरण के 3 अंग बताए गए हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में आपका व्याकरण का जो परिचय टॉपिक है वह यही पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला जो पढ़ेंगे वह है आपका टॉपिक वर्ण विचार। धन्यवाद, थैंक यू।